नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपने पिछले क्लास में कुछ जर्नल एंट्रीज करवाई थी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझ रहे थे, जिससे रिलेटेड हमने 3 एंट्रियां करी है। कुछ कॉन्सेप्ट हमने अपने पिछले क्लास में इस प्रश्न को लेकर किए थे। जैसे जैसे नया कॉन्सेप्ट आएगा हम उसे एक्सप्लेन करते हुए अपना आगे वाला क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपके सामने 3 एंट्रियां दिख रही है, तो वो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिलेटेड है। जैसे कल हमने आपको बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन समझाए थे। आखिर बैंक में पैसा जमा कैसे कराया जाता है या बैंक में पैसा निकालते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या एंट्री होती है, इससे रिलेटेड हमारा जो वीडियो है आज लगभग अपलोड हो गया है। आप लोग वहां से जिसने क्लास नहीं ली थी वो वीडियो देख के थोड़ा समझने की कोशिश करना। अदरवाइज वैसे हम समझा ही रहे हैं, वापस यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए हम एक बार स्टार्ट करते हैं। अपना पहला ट्रांजेक्शन था, हेमा ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश आ रही है, कैपिटल आपका प्रोप्राइटर देने वाला है, इसीलिए हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था आपका बैंक में खाता खोला। जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर आप खाता खोल रहे हैं मतलब बैंक में पैसा जमा हो रहा है, जमा हो रहा है मतलब आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था आपका आशु से माल खरीदा। आशु से माल खरीदा मीन्स आपकी एंट्री हो रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू आशु, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशु। फिर यहां तक अपन ने कल समझ लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको लिखा है राहुल को नकद माल बेचा। कल हमने एक नोट भी लिखा था और समझाया भी था कि जब आपके किसी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट और कैश दोनों आया है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम और कैश दोनों दिया हुआ है, उस कंडीशन में आप उस पर्सनल मतलब उस व्यक्ति के नाम से आपका कोई लेना देना नहीं होता। जनरली आप उसको कैश ट्रांजैक्शन मानकर कैश रिलेटेड एंट्री करोगे, और हमारी एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने कल एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपका नरेशन होता है या हम इसका देख लेते हैं। इसका डेट है 4 दिसंबर, 20,000 रुपए का, December 4। उसके बाद में आता है आपका December 6, 15,000। December 6, 15,000 आपका अमाउंट है। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल एंड कैश रिसीव्ड। आपने राहुल को माल बेचा और कैश रिसीव कर दिया है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है आपका तारा से नकद माल खरीदा। सेम टाइप का प्रश्न है। तारा से नकद खरीदा मतलब आपने माल खरीदा है लेकिन नकद खरीदा है, भले ही आपको तारा का नाम दिया हुआ हो, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने पेमेंट कैश कर दिया है। तो इस कंडीशन में आपका डेट दिया हुआ है 10 दिसंबर, 40,000 का माल खरीदा था। आप एंट्री करोगे December 10, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका माल खरीदा है। जैसे ही हम माल खरीदते हैं हमारा अकाउंट इफेक्ट होता है परचेज अकाउंट। हमने जब भी माल खरीदते हैं हमारा अकाउंट होगा परचेज अकाउंट डेबिट। अब टू, देखो यहाँ पे आपने कैश भुगतान किया है, तारा से माल खरीदा, नकद भुगतान किया, तो ऐसी कंडीशन में आप पेमेंट ऑन टाइम कर रहे हो, उसी टाइम आपका पेमेंट हो रहा है, इसीलिए आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा, सॉरी टू कैश, क्योंकि आपने पेमेंट कैश कर दिया है। अमाउंट है आपके पास 40,000, अमाउंट है आपका 40,000। नरेशन लिखोगे आप बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तारा, तारा एंड कैश पेड,
ये आपने एंट्री कर दी। इस एंट्री को समझ में आ गया आपको? आपने माल खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, पेमेंट ऑन टाइम कर रहे हो तो टू कैश कर लीजिएगा। नरेशन आ गया हमारा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम तारा एंड कैश पेड। नेक्स्ट एंट्री होती है। यदि आपको डाउट आ रहा है, कोई एंट्री समझ नहीं आ रही है, तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि जनरली बहुत ही कॉमन ट्रांजेक्शन है, ज्यादा कुछ नया पॉइंट इसमें नहीं दे रखा है। अगला पॉइंट लिखा है सुमन को माल बेचा। यहां देखिएगा कैश नहीं है, कोई नकद शब्द नहीं है। मींस वी हैव टू अकाउंट इफेक्टेड, सुमन एंड सेल्स। माल बेच रहे हैं तो आपके लिए सेल्स आएगा, सुमन को बेचा है तो सुमन आएगा। 13 दिसंबर 20,000 रुपए की एंट्री है, हम एंट्री करेंगे दिसंबर 13। देखो सुमन, सुमन एक पर्सनल अकाउंट है, सुमन पर्सनल अकाउंट है। और जब भी हम माल बेचते हैं, हम माल बेचेंगे तो हमारा, माल बेचोगे तो आपका सुमन पाने वाली होगी, सुमन पाने वाली है। आपने माल बेचा मतलब सुमन आपके पाने वाली है, और पाने वाला है मतलब आप उसे डेबिट करोगे। जो व्यक्ति पाने वाला होता है उसे हम डेबिट करते हैं, तो हम इसमें डेबिट करेंगे सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स मतलब आपका रियल अकाउंट है, माल जा रहा है और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्रेडिट करना है। जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे आप क्रेडिट करोगे, लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है आपके पास में इसका, इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट आपने लिखा है, अमाउंट होगा आपका सुमन का 20,000। आप इसका अमाउंट फिलअप करोगे 20,000। नेक्स्ट नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमन। चलिए एंट्री समझ में आ रही है क्या, कैसे करना है? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया 19,500, बट्टा दिया 500 रुपए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से देखना है। देखिए कल हमने चेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझाए थे। आपकी स्क्रीन पे आपको एक कल वाला चार्ट हम दिखाते हैं, जब हम चेक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स आए थे कल। हो सकता है आपने कुछ स्टूडेंट एब्सेंट भी थे, या फिर एक बार हम फिर से उस पर थोड़ा सा डिस्कस करके इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे कि आपके पास जब चेक प्राप्त होता है, देखो चेक होता क्या है, तो जनरली आप अब बैंक को ये ऑर्डर करते हो कि आप मेरे अकाउंट से इतना पैसा इस पर्टिकुलर पर्सन को दे दीजिए। ये होता है आपका चेक। चेक के अंदर हम यही करते हैं कि मान लीजिए मुझे, मैंने आपको चेक दिया या आपने मुझे चेक दिया, तो आप अपने बैंक को ये ऑर्डर करोगे कि आप आपके अकाउंट से इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना पैसा दे दीजिएगा। कल इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने देखे थे कि चेक का जो ड्यूरिंग पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है। कि आज आपको मान लीजिए चेक प्राप्त हुआ तो आप विद इन 3 मंथ आप कभी भी बैंक में जमा करा सकते हो, आफ्टर 3 मंथ आपका चेक कैंसिल माना जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब भी हमें चेक प्राप्त होता है, व्हेन वी हैव रिसीव्ड द चेक, देन टू कंडीशन, वी हैव टू कंडीशन। जैसे ही हमने चेक प्राप्त किया, हमारे पास दो अलग अलग स्थितियां आ जाती है, जिसमें पहली होती है कि चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया है या नहीं कराया है। क्योंकि सिस्टम यही है कि जरूरी नहीं है कि आपको आज का आज ही चेक जमा कराना है, आप 3 महीने के अंदर कभी भी करा सकते हो। इसीलिए हम ये देखते हैं कि आपने चेक आज बैंक में जमा कराया या नहीं कराया है। यदि बैंक में जमा करा लिया है तब तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल, मतलब जिसने आपको चेक दिया है, और नहीं कराया है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। इतना सा ध्यान रखना है, यदि आपने चेक उसी दिन बैंक में जमा करा लिया है तब तो लिखना है बैंक अकाउंट, और यदि आपने चेक उसी दिन जमा नहीं कराया है तब लिखेंगे हम कैश अकाउंट। अब आप समझने की कोशिश करना, हमारा ये ट्रांजैक्शन है, आपको लिखा सुमन से भुगतान का चेक प्राप्त किया, बट्टा दिया 500 रुपए। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या आपने चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया या नहीं कराया? इस ट्रांजैक्शन में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि आपने चेक उसी दिन बैंक में भेजा? कोई ऐसा लिखा हुआ है क्या? फटाफट रिप्लाई करना है या नहीं है। मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको कहीं दिख रहा है क्या? हेलो।
ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने चेक उसी दिन बैंक में भेज दिया, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए अकाउंट इफेक्ट होगा एक तो कैश, क्योंकि चेक उसी दिन भेजा होता तो अकाउंट आता बैंक, बट उसी दिन नहीं भेजा, इसीलिए हमारा अकाउंट आएगा कैश। एनी डाउट? दूसरा, आपने डिस्काउंट दिया है तो दूसरा अकाउंट होगा आपका डिस्काउंट, तीसरा अकाउंट होगा आपका सुमन। तो हमारे पास 3 अकाउंट इफेक्ट हो गए, कैश, डिस्काउंट एंड सुमन। कैश एक रियल अकाउंट होती है, डिस्काउंट नॉमिनल है, सुमन पर्सनल है। अब यहां हम एंट्री करेंगे, आपकी एंट्री हो गई, डेट आपको दे रखा है दिसंबर 16 दिसंबर है, दिसंबर 16, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रही है, चेक आ रहा है ना, चेक को हम कैश लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया है। यही चेक आप सेम डे बैंक में जमा करा लेते तब तो बैंक लिखते अपन। यदि आप सेम डे बैंक में जमा करा लेते तो हम बैंक लिखते, नहीं तो हमको कैश लिखना है। लिखोगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम पेमेंट रिसीव करते हैं, हमने पैसा प्राप्त किया है, उस टाइम यदि आपका डिस्काउंट है तो वो हमारे लिए लॉस होगा, एक्सपेंसेज होगा, इसीलिए आपको डेबिट करना है। और टू सुमन, सुमन आपको देने वाली है, इसीलिए आप लिखोगे टू सुमन। सुमन इज अ पर्सनल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। नाउ सुमन इज अवर गिवर, सो इट इज क्रेडिटेड। अपनी एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुमन। कैश में कितना पैसा रिसीव किया है, तो हम अपने इस सवाल को देखेंगे, 19,500 रुपए हमने रिसीव किया है। देन अवर कैश अकाउंट डेबिट इज 19,500, डिस्काउंट इज 500 एंड टोटल अमाउंट इज 20,000। आप नरेशन में लिखोगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन and discount allowed, डिस्काउंट अलाउड। ये आपकी नरेशन हो गई। एनी डाउट? इस एंट्री में कोई डाउट है? एंट्री समझ में आ गई आपको? तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये एंट्री यदि आप समझ पाए हो तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखो आगे लिखा है, आशु को भुगतान का चेक जारी किया। कल मैंने ये बात और समझाई थी आपको कि जैसे ही आप चेक से भुगतान करते हो, आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाले ने जमा कराया नहीं कराया, आपको तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे, आशु को बैंक से चेक से भुगतान किया है। 20 दिसंबर की डेट है आपके पास में, आप लिखोगे दिसंबर 20, एंट्री करोगे आशु अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं, हमने चेक से पेमेंट किया है तो हमें कंपलसरी बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। यदि आप को चेक रिसीव होता है तब हमें यह देखना होता है कि हमने बैंक में जमा कराया या नहीं कराया। बाकी यदि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तब आपको ये नहीं चेक करना कि हमने बैंक में जमा कराया सामने वाले ने या नहीं कराया, आपको तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करना ही है। इसका कारण ये रहता है कि आपने आज चेक दे दिया है, वो आज नहीं तो 4 दिन में कभी ना कभी आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा ही कटेगा, इसीलिए आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। और अमाउंट है आपके पास 10,000। आप लिखोगे बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक, आपने चेक से पेमेंट कर दिया। क्लियर है? एनी डाउट? इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या? बेटा डाउट हो तो फटाफट बता दीजिएगा, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी। कोई डाउट नहीं? जस्ट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एनी डाउट? चलिए, रिप्लाई आया आप में से अर्पिता जी का, नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बाकी लोग भी आराम से देखिएगा,
जहां समस्या आ रही है आप बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, वर्तिका जी का कोई डाउट नहीं है। देखिए, जो कल आपने मुझे प्रश्न का सॉल्यूशन भेजा था उसमें आप चेक करते रहिएगा आपकी कहाँ मिस्टेक है। जो जो एंट्री आपने करी थी आपकी सही है तो सही है, जो गलत हो रही है उसको देख लीजिएगा कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप। और पर्टिकुलर ऐसा कोई एंट्री है जो नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर लेना अभी, या आप अपना ऑडियो स्टार्ट करके बोल लीजिएगा, हम उसे फिर से समझा देंगे। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है किराए का भुगतान चेक द्वारा किया गया। आपने अपना किराया, किराए को बोलते हैं हम रेंट। किराया किसे कहते हैं? दुर्गा जी थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। किराए को बोलते हैं रेंट। रेंट आपने पेड किया है चेक से, आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट आपके लिए एक प्रकार से एक्सपेंसेज है, खर्चा है। और चेक से पेमेंट कर रहे हैं मतलब आपका चेक यहाँ से जा रहा है। हम यहाँ एंट्री करेंगे 22 दिसंबर को, दिसंबर 22 लिखेंगे हम दिसंबर। आप ये एंट्रियां साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा। जो मैं करा रहा हूँ नंबर डाल के, न्यूमेरिकल डाल के अपने क्लास में, क्लास की नोटबुक में बैठे बैठे मेरे साथ साथ लिखना है ताकि आपको इजीली समझ आएगा। क्लास वर्क है ये आपको करना पड़ेगा। एंट्री करेंगे हम रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, rent account debit to bank account. Rent is our nominal account and rent is expenses, so it is debited. रेंट आपका एक्सपेंसेज है इसीलिए आपने इसको डेबिट किया है, और पेमेंट चेक से हो रहा है इसीलिए आप बैंक को क्रेडिट करोगे। अमाउंट है आपके पास 2000, नरेशन लिखोगे बीइंग रेंट पेड बाय चेक। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन, यहाँ तक यदि आपको समझ आ गया है तो हम अगला देखेंगे। आप मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में क्लास वर्क कंप्लीट करते हुए चलो तो काम आसान रहेगा, समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, ये नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा। अगला ट्रांजैक्शन है बैंक में जमा कराए। बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है, बैंक में जमा कराए। आपको याद होगा जब हमने इसको समझाया था कि जब भी हम बैंक में जमा कराते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है। आपने बैंक में जमा कराया, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, या ये बता दीजिए आपके पास कितने अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। तो 2 अकाउंट, पहला बैंक दूसरा कैश। बैंक का नेचर कैसा होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बैंक का नेचर कैसा होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है? फटाफट बताइए बेटा, बैंक का नेचर कैसा होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल बेटा, पर्सनल। ज्योत्सना जी पर्सनल होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपके बैंक का नाम होता है। किसी भी बैंक का देखो तो किसी बैंक का नाम होता है। हम जो बैंक को देख पाते हैं वो बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। बैंक की जनरली आइडेंटिटी जो होती है वो उसका नाम से होती है, इसीलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। बैंक कैसा अकाउंट है, पर्सनल। और कैश अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट है। और पर्सनल का रूल्स होता है जो वस्तु व्यापार में, सॉरी, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो आपका बैंक से रिलेटेड हमने कल से एक रूल्स बताए थे। बैंक में जमा कराते हो तो बैंक को डेबिट करना है, बैंक से निकालते हो तो बैंक को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पर आप बैंक में जमा करा रहे हो तो एंट्री करेंगे हम 23 दिसंबर को 16,000 रुपए। डेट आएगी आपकी दिसंबर 23, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है, मतलब बैंक पाने वाली है। और टू कैश, कैश अपने यहाँ से जा रही है। कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल है इसलिए आप यहाँ से ले, मतलब टू करोगे, एंट्री करोगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा दिया, अमाउंट है आपके पास 16,000। आया समझ में? इसको यहाँ से लाइन खींच के क्लोज कर दीजिए। बेटा यदि एंट्री समझ नहीं आ रही है तो आप जरूर पूछिएगा कोई सी भी एंट्री। और एंट्री करने के लिए सिंपल सा थॉट यही रहता है कि हमें उसका रूल्स पता होना चाहिए, अकाउंट्स पता होना चाहिए। जैसे ही आपको अकाउंट्स का नेचर पता है उसका रूल्स एप्लीकेबल करो और एंट्री हो जाएगी। जैसे हम एक अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, आपकी हेल्प से पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपको लिखा है प्रज्ञा से मशीन खरीदी।
अब इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा, कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन के अंदर, इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। इतना तो हमें कंफर्म है कि 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। वो कौन कौन से 2 अकाउंट है? प्रज्ञा से मशीन खरीदी। जब तक आप नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये बात स्पष्ट है। प्रज्ञा से मशीन। प्रज्ञा। हाँ, वेरी वेरी नाइस। दूसरा, एक तो हो गया प्रज्ञा, दूसरा, पहला तो हो गया प्रज्ञा, दूसरा कौन सा अकाउंट है? अर्पिता जी, दुर्गा जी, ज्योत्सना जी, पायल जी, वेरी नाइस, प्रज्ञा इज राइट। नेक्स्ट अकाउंट सारिका जी, व्रतिका जी, आंसर दीजिए इसका फटाफट। विच अकाउंट इज इफेक्टिंग इन दिस ट्रांजेक्शन? फर्स्ट इज प्रज्ञा एंड सेकंड इज, दूसरा कौन सा है? आपने क्या खरीदा है ये बता दीजिए। इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के ये बता दो आपने क्या खरीदा है। फटाफट करो बेटा ताकि आप। मशीन। मशीन, वेरी नाइस। देखो एक बात ध्यान रखना कि यदि आपने माल खरीदा होता, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, यदि आपने माल खरीदा होता तब तो हम लिखते परचेज। यदि हमने माल खरीदा होता तब क्या लिखते? परचेज। लेकिन मेरा बात याद रखना, लेकिन यदि आपने माल के अलावा दूसरा कुछ भी खरीदा है तो उसका नाम आएगा। जैसे यहाँ पे आपने मशीन खरीदी है तो हम लिखेंगे मशीन। आया समझ में? मतलब हमारे पास 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, प्रज्ञा और मशीन। प्रज्ञा कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। पर्सनल, बहुत बढ़िया। और मशीन, मशीन कैसा अकाउंट है? रियल। रियल अकाउंट। रियल। बहुत बहुत अच्छा। अब एक रूल्स है हमारा, मशीन मतलब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट विच कम्स इन, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करो। मशीन आ रही है या जा रही है? when we are purchasing the machine then machine is coming and going। मशीन आ रही है या जा रही है? आ रही। आ रही है। और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करते हो? क्रेडिट। डेबिट। क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट। तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 25 दिसंबर को ट्रांजेक्शन हो गया हमारा, दिसंबर 25 लिखेंगे हम, दिसंबर 25 मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब दूसरा अकाउंट देखते हैं प्रज्ञा। मुझे बताओ, प्रज्ञा पर्सनल अकाउंट है जिसका रूल्स होता है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। अब प्रज्ञा पाने वाली है देने वाली है? पाने वाली। कैसे? मशीन देने वाली। हम खरीद रहे देने हैं ना वाली। मशीन। हाँ, हम मशीन खरीद रहे हैं, मतलब हम पाने वाले, मतलब हमारे यहाँ मशीन आ रही है तो प्रज्ञा देने वाली है। और जो देने वाला होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, एंट्री करेंगे टू प्रज्ञा, टू प्रज्ञा। ठीक है। ट्रांजेक्शन आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट हम लिख देते हैं। पैसा है आपके पास में 10,000 रुपए। चलो 10,000 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? एक तो आप लोग रिप्लाई नहीं करते, ये बड़ा अजीब सिस्टम है तुम्हारा। नरेशन लिखोगे, बीइंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम प्रज्ञा। ठीक है, चलिए अगला टर्न। ये समझ में आ गया सबको? कोई है जिसको नहीं यस आया? सर। थैंक यू। नेक्स्ट आगे, व्यापारिक व्यय चुकाए, व्यापारिक खर्च। चलो जस्ट इतना सा लिखा हुआ है, व्यापारिक खर्च। व्यापारिक खर्च को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। और जब इसके आगे कुछ भी नहीं है इसका मतलब हमने पेमेंट किए हैं। व्यापारिक खर्च पेड हुए हैं, पैसा दिया है। व्यापारिक खर्च एक नॉमिनल अकाउंट होता है। हम एंट्री करेंगे, हमारी एंट्री हो गई ये 25 दिसंबर को 10,000 रुपए से, सॉरी 26 दिसंबर को 2,000 से एंट्री हो गई हमारे पास में। व्यापारिक व्यय चुकाया है ना हमने, तो लिखेंगे हम दिसंबर 26 ट्रेड एक्सपेंसेस। व्यापारिक व्यय को बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट होता है और सारे खर्चे हम डेबिट करते हैं टू कैश, क्योंकि हमारा पैसा गया है। कैश एक रियल अकाउंट है। अमाउंट होगा आपके पास 2,000 रुपए। जैसा दिया वैसा ही लिखना हमको। तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस
पेड। समझ में आया? ये बड़ा इजी ट्रांजैक्शन है, ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है। अगला देखेंगे, प्रज्ञा को चेक द्वारा भुगतान किया। ये चलो थोड़ा समझने लायक प्रश्न है। मुझे बताओ इसमें कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो रहे हैं? प्रज्ञा को चेक द्वारा भुगतान किया, कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव होंगे इसके अंदर? पर्सनल और कैश। कैश नहीं आएगा बेटा, चेक द्वारा भुगतान किया है तो बैंक आएगा। प्रज्ञा और बैंक। देखो आपने रिसीव किया होता चेक तो आपको पहले देखना पड़ता जमा कराया नहीं कराया, लेकिन यहाँ आपने पेमेंट किया है। जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो कंपलसरी बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, ये याद रखिएगा। दिमाग में पॉइंट सेट कर लो कि व्हेन वी हैव टू पेड द अमाउंट बाय चेक देन बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब भी आप बैंक से या चेक से पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम कंपलसरी आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो अकाउंट हो गए, प्रज्ञा और बैंक। अब यहाँ पे बताओ, प्रज्ञा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल्स होता है रिसीवर इज डेबिट गिवर इज क्रेडिट। प्रज्ञा पाने वाली है या देने वाली है? पाने वाली। पाने वाली। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो क्या करोगे? प्रज्ञा पाने वाली है तो क्या करोगे? डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? डेबिट। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हो गया 10,000। नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग पेमेंट made by check to प्रज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जनरल के सवाल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से समझना है और मेरे साथ साथ आपको नोटबुक में एज ए क्लास वर्क काम भी करना है, तो आप इजीली समझ पाओगे। अगला ट्रांजेक्शन है आपके पास में, टेलीफोन व्यय के लिए चेक दिया। टेलीफोन व्यय को इंग्लिश में टेलीफोन व्यय एक्सपेंसेस बोलते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे लिए एक प्रकार से नॉमिनल अकाउंट है। टेलीफोन एक्सपेंसेस कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इसकी क्या जर्नल एंट्री करोगे? फटाफट बोलिए बेटा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? जस्ट फास्ट रिप्लाई में। आपका टेलीफोन एक्सपेंसेज पेमेंट किए हैं आपने चेक से, हमने चेक से पेमेंट किया है, तो कौन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? जस्ट फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। दुर्गा जी, अर्पिता जी, ज्योत्सना जी, पायल जी, सारिका जी, वर्तिका जी, फटाफट रिप्लाई करो, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? टेलीफोन एक्सपेंसेज, इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो है आपका टेलीफोन एक्सपेंसेज और एक है आपका बैंक। क्योंकि पेमेंट चेक से किया है तो आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? टेलीफोन एक्सपेंसेज डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा? देखो बेटा इतना क्लियर लिखा हुआ है, एक्सपेंसेज और सारे खर्चे डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेज मतलब सारे खर्चे डेबिट होते हैं। तो 28 दिसंबर की एंट्री करोगे आप, 28 का तो हो गया है, 29 को करना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट करना है। वेरी नाइस, 1200 रुपए से हम एंट्री करेंगे दिसंबर 29 टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने पेमेंट चेक से किया है। जब भी हम पेमेंट चेक से करते हैं तो टू बैंक लिखेंगे। अमाउंट आपके पास 1200 रुपए। नरेशन में दिखाओगे आप बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका, वेतन का भुगतान किया। देखो वेतन आपके लिए सैलरी होता है और सैलरी आपके लिए खर्चा है, ये हमेशा ध्यान रखना। सैलरी इज ऑलवेज एक्सपेंसेस फॉर ए फर्म एंड बिजनेस। चाहे आप कहीं से किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, सैलरी हमेशा हमारे लिए खर्चा होती है, खर्च है हमारे लिए सैलरी। तो हम इसमें
सैलरी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम कैश, क्योंकि यहाँ पे चेक से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। मींस आपकी एंट्री हो जाएगी 31 दिसंबर को कैश सैलरी अकाउंट डेबिट, दिसंबर 31 एंट्री करेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड, और अमाउंट होगा इसका, अमाउंट आपके पास में आ रहा है 4,500 रुपये, तो आप अमाउंट फिलअप करोगे 4,500 रुपये। ये यहाँ पे आपका सवाल कंप्लीट होता है। सवाल को देखो, कोई एंट्री नहीं समझ में आई है तो आप मुझे वापस पूछ लो। वैसे क्या सवाल बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए इतना पूरा एक साथ में मुझे दिखाना संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं वैसे जूम इन कर भी रहा हूँ तो भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर भी आप एक एक एंट्री को थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं स्टार्टिंग से वापस इस पूरे सवाल को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं फर्स्ट आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसके बाद ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ताकि आप इसको वापस रिवाइज भी करोगे तो थोड़ा सा आसानी से समझ पाओगे। यदि आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपकी 10 तक, फिर आपका यहाँ से ऐसे ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके सारे, ताकि आपको एंट्री समझने में आसानी रहेगी। और जो भी एंट्री नहीं समझ में आती है आप जरूर पूछेगा, हम वापस उस पर डिस्कस करेंगे। ये आपकी सारी एंट्रियां हैं, ट्राई करना है आपको अपने कॉपी में। हाँ देखिए बेटा, ये सारा काम आपको एज ए होम क्लास वर्क एंड होमवर्क, जो चीज़ें होमवर्क में दी जा रही है उसे होमवर्क में कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। क्लास वर्क का काम भी आपको रेगुलर सेंड करना है। जो भी काम कर रहे हो आप व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम में जहाँ भी आपको सेटल होता है वहाँ आपको सेंड करना है। यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड राइट इन योर नोटबुक एज ए क्लास वर्क एंड होमवर्क। जो ट्रांजेक्शन आपको होमवर्क में मिलते हैं ना होमवर्क में करने हैं, जो हम बाकी के सवाल हम क्लास वर्क में करवा ही रहे हैं तो उसे प्रॉपरली कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आप उसे प्रॉपर लिखोगे नहीं तब तक आपको समस्या रहेगी। और लिखना कंपलसरी है, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे जो अपनी अगली क्लास में देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये जो प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट लो, ये प्रश्न आपका होमवर्क है। इसके अंदर जो जो एंट्री आप कर सकते हो उसे आपको करके मुझे सेंड करनी है। आपकी स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहा है उसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थैंक यू। बाकी की क्लास से हम इस सवाल को आगे कल करेंगे, बट आज आपको कंपलसरी इसको करना है। जैसा आता है वैसा करना है, जैसा समझ में आया वैसे इसको कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।